हर फील्ड में ना हर मैथमेटिक्स का आपको सिंपल मैं आपको बताऊँ, मैथमेटिक्स ये है कि मैथमेटिक्स में एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका आप स्टडी कर रहे हैं या उस ऑब्जेक्ट की क्लास कह लें, जैसे ग्रुप्स हैं, तो ग्रुप्स के दरमियान एक ख़ास किस्म का कि फंक्शंस को भी देखते हैं। फंक्शंस आर बेसिकली रिलेशनशिप्स ना, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो मैप होता है एक ख़ास किस्म का, जो जिसको आप होमोमॉर्फिज्म वहाँ पे कहते हैं, इसमें वेक्टर स्पेसेस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एंड सो ऑन। तो ये आपके पास रिलेशंस भी बताते हैं। तो अमूमन आप ये दो चीज़ें स्टडी कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स और उनके साथ उनके रिलेशन। कौन से रिलेशन है? ख़ास किस्म के रिलेशन जो प्रिजर्व रख रहे होते हैं वो उस स्ट्रक्चर को। ग्रुप्स में बात करें तो ग्रुप स्ट्रक्चर को, लीनियर वेक्टर स्पेसेस में बात करें तो वो जो लीनियरिटी का है उसको प्रिजर्व रखते हैं। टोपोलॉजी के अंदर बात करें तो वो ओपन सेट्स को प्रिजर्व रखते हैं, ठीक है। तो और इनको प्रिजर्व रखते हुए भी फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इनवेरिएंट रहती हैं, उनको स्टडी किया जाता है। सो टोपोलॉजी जिस तरीके से पढ़ी जा रही है एज ए सब्जेक्ट, इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़े जा रहे हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि हर एक की प्रॉपर्टीज़ और हर एक की नेचर वो डिफरेंट है। तो नहीं, क्लासिफिकेशन में ख़ास क्लासिफिकेशन, देखें क्लासिफिकेशन इज़ ए जनरल थिंग। क्लासिफिकेशन इज़ ए जनरल थिंग ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लासिफिकेशन करते क्यों है। जनरली जो भी आपने चीज़ें समझनी हैं उनको अगर आप क्लासीफाई कर लें तो उसको स्टडी करना आसान है। तो टोपोलॉजिकल स्पेसेस में भी क्लासिफिकेशन की जाती है, टोपोलॉजिकल स्पेसेस की, ग्रुप्स की, रिंग्स की, तो जितनी हो पाती है उतनी कर और चल रही है। और अगर कोई क्लासिफिकेशन कोई कंप्लीट कर दे, जैसे अभी हमने सरफेसेस की क्लासिफिकेशन, कंप्लीट क्लासिफिकेशन देख ली, ख़ास किस्म की सरफेसेस की कॉम्पैक्ट कनेक्टेड, तो वो एक आपको अब क्लैरिटी आ गई कि जी जो भी कोई सरफेस होगी वो ये होगी, इस तरह की होगी। टोपोलॉजी में क्लासिफिकेशन भी करते हैं, बट ये खासा ये जो क्लासिफिकेशन करने वाली खास बात है, ये हर सब्जेक्ट में, ये सिर्फ टोपोलॉजी में नहीं है, ठीक है, ये जनरल चीज़ है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ, मैं एक्चुअली ये बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में तो मैं क्या कर क्या रहे होते हैं, क्योंकि मैथ्स में जो भी आप पढ़ते हैं ना, तो वो या तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो जैसे टोपोलॉजी के अंदर टोपोलॉजिकल स्पेसेस ऑब्जेक्ट है, और जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है रिलेशन बिटवीन दी ऑब्जेक्ट, जो कि अमूमन हमारे पास फंक्शंस होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कुछ जगहों पे फंक्शंस ना भी हों। यहाँ पे टॉप स्पेस, ग्रुप्स, वेक्टर स्पेस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये वाले जो फंक्शंस होते हैं, ये मैपिंग्स होती हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ये क्या कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग होते हैं। जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस के केस में जो रिलेशंस हैं वो फंक्शन हैं, वो कॉन्टीन्यूस फंक्शंस हैं। ग्रुप्स के केस में होमोमॉर्फिज्म हैं, वेक्टर स्पेस के केस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर एक ख़ास किस्म का वो रिलेशन होता है या फंक्शन होता है जो कि ये बताता है कि ये दोनों तो आइडेंटिकल हैं स्ट्रक्चर वाइज। जो हमने होम्योमॉर्फिज्म देखा टोपोलॉजिकल स्पेस में, ग्रुप्स में, वेक्टर स्पेसेस में हम लोग आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं उस फंक्शन को, या आइसोमॉर्फिक कहते हैं उस सब्जेक्ट को। आइसोमॉर्फिक का मतलब ये कि दे आर स्ट्रक्चरली द सेम, आइडेंटिकल, बेशक वो सेट थ्योरेटिकली डिफरेंट हो, बट स्ट्रक्चर वाइज दे आर द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फिर जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो फिर हम इनको स्टडी कर रहे थे, तो अगर हम इनको क्लासीफाई, जितना क्लासिफिकेशन कर लें, जितनी करेंगे उतना हमें उसको स्टडी करने में आसानी है। और एक और चीज़ जो हम ओवरऑल हर एक में यही कर रहे थे कि आप क्या करते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ रहे होते हैं, स्टडिंग द प्रॉपर्टीज विच आर इनवेरिएंट, जो चेंज नहीं होती हैं अंडर दोज स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग फंक्शन।
ठीक है। तो ये सब में अगेन, ये सब मैथमेटिक्स में हर जगह पर आप ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे होते हैं और ऑब्जेक्ट्स और रिलेशंस को देख रहे होते हैं, और उनको स्टडी करने के लिए आप ऐसी प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करते हैं जो इन्वेरिएंट रहती हैं, चेंज नहीं होती अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपने एक्स से वाई, जो भी आपके पास वो ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी आपके पास मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है और ये भी वही उसी टाइप का एक और मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, तो जब आप कोई भी उनके दरमियान एक फंक्शन स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग फंक्शन लेते हैं, तो कोई एक प्रॉपर्टी पी जो यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ पे भी शिफ्ट हो जाती है, तो वी आर इंटरेस्टेड टू स्टडी सच, क्योंकि ये हमें हेल्प आउट करते हैं अगेन वो एक बिग क्वेश्चन में, क्लासिफिकेशन में, कि हमें अगर पता चल जाए कि ये इन्वेरिएंट है ये वाली प्रॉपर्टी और एक में मौजूद हो दूसरी में मौजूद ना हो, तो फ़ौरन पता चल जाता है कि ये वाली और वो वाली जो है ये दो डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट। तो क्लासिफिकेशन, जब भी आपको क्लासिफिकेशन करनी है तो आपको कोई इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करना है, कुछ पार्टीशन करनी है, ठीक है। जैसे आप इसमें होम्योमॉर्फिज्म है, उसमें आइसोमॉर्फिज्म है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म होना जो है, ये जब आप कहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट आइसोमॉर्फिक हैं, तो ये रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन, जिससे क्लासिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। बट वो देखना मुश्किल होता है कि आपके पास हर दो के दरमियान ऐसा फंक्शन है भी या नहीं है। नहीं को देखने के लिए आप इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं, और होने के लिए आप क्या करते हैं, फंक्शन देखते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग फंक्शन है जो कि आइसोमॉर्फिक है या होम्योमॉर्फिक है। तो बात मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि टोपोलॉजी क्या है या टोपोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं, तो टोपोलॉजी में आप, ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेसेस हमारा मेन ऑब्जेक्ट्स है, तो और उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं जो जब आप, और टोपोलॉजी के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग फंक्शन है वो है कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, ठीक है, और आप इनको ट्रांसफॉर्मेशंस भी कह सकते हैं। अगर हम जनरली बात करें तो आप इस रफली स्पीकिंग आप ये भी कह सकते हैं कि वी आर स्टडिंग दोज प्रॉपर्टीज़ के, लेट्स सपोज ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, मैं इसको कॉन्टीन्यूसली डिफॉर्म करके ये पेन बनाता हूँ, कॉन्टीन्यूसली डिफॉर्म करके, तो जो प्रॉपर्टीज़ प्रिजर्व रहती हैं इस दौरान जी, उन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने का नाम टोपोलॉजी है, ठीक है। और आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं अभी तक इस तरह की? कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, हॉस्ट्रफ, सेपरेशन की, और हाँ देखी थी हमने T0, T1, T2, और ऑयलर कैरेक्टरिस्टिक, और एनी अदर? लेंथ क्या टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है? नहीं, लेंथ नहीं है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। पाथ कनेक्टेडनेस है हमारे पास, एरिया नहीं है, एंगल नहीं है, बाउंड्रीज ओपन सेट्स, ये टोपोलॉजिकल है, क्योंकि बाउंड्री, अगर दो ऑब्जेक्ट्स की बाउंड्रीज डिफरेंट हैं तो वो कभी भी होम्योमॉर्फिक नहीं होंगे, ठीक है। लाइक सिलेंडर की और मोबियस बैंड, दे आर नॉट होम्योमॉर्फिक, देखने में सेम है, बस एक को आपने यूं करके वो किया है और दूसरे को आपने थोड़ा ट्विस्ट करके जोड़ा है, बट दे आर नॉट होम्योमॉर्फिक, क्योंकि एक की जो बाउंड्री है वो टू सर्कल्स हैं, टू कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं उसकी बाउंड्री के, और एक में एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये होम्योमॉर्फिक नहीं हो सकते, बट एक ट्विस्ट की बजाय अगर डबल ट्विस्ट किया जाए, मोबियस बैंड से तो हम एक ट्विस्ट से बनाते हैं ना, अगर हम उसको डबल ट्विस्ट करें, दो दफ़ा करके, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम मोबियस बैंड बनाते हैं तो यूँ करके यूँ ट्विस्ट करते हैं एक, तो इसकी बजाय हम दो करें, तो कैसे करेंगे, ये दो से असल में होगा ये कि जब आप एक करते हैं ना तो भी आपके पास जो एक्चुअली हो ये रहा होता है कि ये वाली साइड ये वाली साइड के साथ मिलती है, ठीक है। जब आप डबल ट्विस्ट करेंगे तो भी ये वाली साइड इस वाली की साइड मिल सकती है, और अगर मैं डबल ट्विस्ट करके इसके साथ मिला दूंगा तो भी यही चीज़ आएगी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या क्या ये, हाँ बिल्कुल डायरेक्शन सेम हो जाएगा ना, अगर आप इस तरह करें
एक करते हैं तो आपके पास वो आ जाता है। अब एक और दफ़ा यूँ करेंगे तो अब आपके पास डबल ट्विस्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये कि क्या ये डबल ट्विस्ट जो है क्या ये होम्योमॉर्फिक है ओरिजिनल सिलेंडर के? मोबियस बैंड तो नहीं था। अब इसकी बाउंड्री देखनी पड़ेगी। ये सर ये अभी भी ये 2 दफ़ा चक्कर लगाएगा। हाँ, बाउंड्री तो इसकी जो है ना एक ही है। नहीं, एक है या दो है? सी अबाउट है। सर सारे मोबियस बैंड से तो एक तो थोड़ी रहता है, वो तो जितनी दफ़ा आप करते हैं इसको काटेंगे ना हम वो करके, अगर बिल्कुल एज के साथ तो हमारे पास क्या मिल रहा है? सिलेंडर मिल रहा है। सर्कल मिलेगा ना। अगर बिल्कुल किनारे से करोगे तुम ये थोड़ा वन थर्ड नहीं, वन ऑफ 1/4 काटें, अगर इसको 1/4 काटें तो हमें एक सिलेंडर मिल जाएगा ना। पतली सी एक स्ट्रिप मिलेगी, जो सिलेंडर की हमें मार्किंग होगी। नहीं। अभी एक मिनट, ये इस क्वेश्चन से पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वो अराइज कर रहे हैं, क्योंकि हमने सिलेंडर और मोबियस बैंड को इसलिए कहा कि दे आर नॉट होम्योमॉर्फिक बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द बाउंड्री, दे आर डिफरेंट। एक में एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट है, दूसरा। अब क्वेश्चन मेरा ये है जो इन्होंने उठाया, ये जो मैंने डबल ट्विस्ट करके किया है, इसकी बाउंड्री क्या है? क्या इसकी बाउंड्री सिंगल है या डबल है? सोचो। इसको कर लेते हैं ना, इस पे अगर इसको ड्रॉ करते हैं, या कोई कैंची है किसी के पास? ये पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, आप इसको वैसे केवल पेंसिल से देख लेते हैं। अगर आप इस तरह से चलते हैं यूं की बजाय आपने यूं किया। अब आप क्या इधर नीचे पहुंचेंगे, ये इसकी बाउंड्री होगी ना। एक तो बाउंड्री इसकी ये होगी। ओरिएंटेबल है या नॉन ओरिएंटेबल है? ये ओरिएंटेबल है। इसमें आप ऊपर ही रहेंगे, आप घूम फिर के वापस आएंगे ना तो इधर आ जाएंगे। 2 सर्कल हो गए ना। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इसी तरह ये चलेंगे तो वो घूम फिर के आप इस तरफ आ जाएंगे। तो इसकी भी दो बाउंड्री है, मतलब इसकी बाउंड्री में के भी दो सिलेंडर है ये। दो सर्कल्स हैं। अब दो का मतलब ये है कि ये सिलेंडर है ना आपके पास, इसकी बाउंड्री ये है, एक दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। जबकि मोबियस बैंड में आपके पास जब आप बनाते हैं तो इसमें एक ही है। जिस पॉइंट से शुरू करते हैं कट करने के बाद आप वहीं पे पहुंच जाएंगे वापस। एक ही सर्कल आपको मिलेगा, एक ही लूप मिलेगा आपको। तो ये इसकी बाउंड्री जो है इसमें एक ही है, वो थोड़ा सा यूँ करके वो है, लेकिन है वो सर्कल ही, लेकिन एक कंपोनेंट है। ठीक है, वन कंपोनेंट है। इसमें टू कंपोनेंट्स हैं बाउंड्री के। तो ये तो कभी भी होम्योमॉर्फिक नहीं होती कि बाउंड्री इज लॉजिकल थिंग। लेकिन अब हम चेंज कर रहे हैं। अब हमने कहा है कि हमारे पास जो डबल ट्विस्ट है, अब इसकी दो ही आएंगी। ये भी यूँ करके इस तरह करके आएगा और इधर से भी करके इस तरह करके। तो दो सर्कल्स होंगे। तो बाउंड्री से तो नहीं हम बता सकते। सो व्हाट अदर वे वी कैन सी दैट दीज टू आर होम्योमॉर्फिक? मैंने आपको एक दफ़ा नॉट और सर्कल को बताया था कि दे आर होम्योमॉर्फिक। कैसे बताया था? इसको R3 में अगर लेके जाएंगे ना, ये R3 में ही है, ऑलरेडी R3 में। इसको हम जो है वो करके सर्कल बना सकते हैं। अभी तो हमें ये नज़र आ रहा है ना कि अगर अब पूरे को देखो ना, इसको देखो, पूरे को, इसको और इसको आपने दिखाना है कि दे आर होम्योमॉर्फिक टू ईच अदर।
सुना है दोनों एंगल रहेंगे। मुझे इस वाले डबल फेस वाले को मैं कनेक्ट काटता हूँ ना तो ये कनेक्टेड दो बनेंगे, दोनों आपस में ऐसे दूर बने होंगे और जो कनेक्टेड होंगे। लेकिन तुम्हारे पास कौन सी बुक थी? ये वाली भी दिखाओ ओरिजिनल। लेकिन जब सिलेंडर को कट करेंगे ये दो हो जाएंगे कनेक्टेड नहीं रहेगा। सर हो गया। सिलेंडर को अगर हम कट करते हैं ना तो ये कनेक्टेड नहीं रहता एज़ कम्पेयर टू उसको अगर हम कट करेंगे ना जो ये वाला बना है, ये जो इसको अगर मैं सेंटर से कट करता हूँ तो ये कनेक्टेड ही रहेगा। यूँ यूँ इस तरीके का इस तरीके से कुछ नहीं बन जाएगा। नहीं। तो ये दोनों मैंने कहा है कि हाउ टू प्रूव दे आर होम्योमॉर्फिक। मैं आपको बता रहा हूँ दे आर होम्योमॉर्फिक। तो आपने ये होमोमॉर्फिक है सेटिंग के हिसाब से हाँ हाँ। ये तो मुझे होमोमॉर्फिक नहीं लग रहा है। कटिंग करने के बाद तो ये अलग अलग कट हो जाएंगे। कट तुम क्या कह रहे हो? होम्योमॉर्फिक नहीं लग रहे? क्या दोबारा बोलो। अगर क्या करें? इसको अगर कट करें आप सेंटर से तो ये आपके पास कनेक्टेड रहेगा ना, दो लूप्स मिल जाएंगे ना मुझे जो आपस में कनेक्टेड होंगे। ऐसे ही होगा ना। मे बी आई डोंट नो। मेरा अपना ख्याल है कि दो अलग अलग बनेंगे डबल टेस्ट में। एक दूसरे के अंदर शायद वो हों यूँ कड़ी टाइप। हाँ बनेंगे दो ही, लेकिन दो होंगे, उसमें भी दो बनेंगे। उसमें भी दो बनेंगे। लेकिन वो तो अलग अलग होंगे ना। हाँ बेशक तो फिर आपस क्या में मसला है? उसमें कोई मसला नहीं है। अलग अलग हो ये तो देखो, ये बोतल यहाँ पर पड़ी हो या ये बोतल कहीं और पड़ी हो, दे दैट द सेम। जैसे मैंने आपको कहा कि ये सर्कल है और जो हम नॉट बनाते हैं दे आर होम्योमॉर्फिक। इसके होम्योमॉर्फिज्म मैंने कैसे बताया था? डिफॉर्मेशन से। डिफॉर्मेशन नहीं है इसको, इसमें आप डिफॉर्म नहीं कर सकते। डिफॉर्मेशन इज अनदर थिंग। ओके, डिफॉर्मेशन मीन्स के आप उसमें उसको कॉन्टीन्यूसली उसके साथ कुछ करो, मतलब उसको एक्सपैंड करो, उसको छोटा करो। कटिंग नहीं उसमें अलाउ होती, ठीक है ना? तो वो आप उस मतलब इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि क्या मैं बगैर कट किए इस नॉट को अननॉट कर सकता हूँ? द आंसर इज नो, बट दे आर होम्योमॉर्फिक। होम्योमॉर्फिज्म होना और कॉन्टीन्यूसली डिफॉर्म करना ये दो डिफरेंट चीज़ें, ठीक है? होम्योमॉर्फिज्म इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नोशन, बहुत स्ट्रॉन्ग नोशन है। डिफॉर्मेशन एक्चुअली इसमें डिफॉर्मेशन हो जाती है बट इन R4 में हो जाती है आराम से। वहाँ पर एक्चुअली आप इस जो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है उससे बच सकते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने किस तरह बताया था, याद करें जल्दी से, कैसे बताया था कि ये दोनों होम्योमॉर्फिक हैं? सर कट करेंगे एक ही पीस बचेगा। कट पॉइंट बताया था शायद कोई। किसको कट करें? दोनों नहीं, को कट पॉइंट यूज़ होता है अगेन कट पॉइंट करने। अब मैं होम्योमॉर्फिज्म का मतलब है मुझे होम्योमॉर्फिज्म दिखाना है। अब कोई ये नहीं दिखाना कि ये इसमें ये प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसमें ये प्रॉपर्टी डिफरेंट है आफ्टर कटिंग या वॉट एवर, आफ्टर टेकिंग आउट सम पॉइंट ऑफ लाइन। तुम कटिंग की उसमें कटिंग की इन्वॉल्व है वैसे इस होम्योमॉर्फिज्म में। देखिए आप यहाँ से अगर कट करें या चलें किसी एक को कट कर लें, दोनों में से किसी एक को कट करें, इसको खोलें, ठीक है? तो खोलने के बाद तो अननॉट हो जाती है ना, और ये पॉइंट और ये पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि दिस आपकी ये नॉट है जिसमें ये वाले दोनों पॉइंट जो हैं आपस में आइडेंटिकल हैं, ठीक है? अब इसको खोल लें और एक को यहाँ पे रखें, तो यूँ करके आप आराम से इसको इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं, और चढ़ाने के बाद जो दूसरा है उसको इसी के ऊपर उसके साथ मिला सकते हैं। ये आपके पास मतलब अगर ये फॉर एग्जांपल पॉइंट है एट t इज इक्वल्स टू 0, फिर ये 1/4, 1/2, 3/4 और 1,
और 0 और 1 आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो ये सर्कल ही बन जाता है। ये सर्कल आप एक को दूसरे में करने के करने के बाद वो चीज़ वहीं पर आनी चाहिए। जो कटिंग वाले आए हैं वो असल में कट तो किया ना, वो दो आपने एक्चुअली एक को दो में तब्दील किया, तो वो फाइनली वापस दोबारा आने चाहिए अपने। तो वो आप दोबारा अब मेरा क्वेश्चन ये कि इसको और इसको मैं बस में होम्योमॉर्फिक दिखाने के लिए क्या सेम स्ट्रेटजी कर सकते हैं? यूँ नहीं काटें, यूँ काटें, यहाँ से यूँ करके यूँ काटें, ठीक है। जब ये कट जाएगा ट्विस्ट को अनट्विस्ट करें, ट्विस्ट को अनट्विस्ट करें और ये दोनों अब आपस में मिल रहे आइडेंटिफाई हो रही हैं, ठीक है। मतलब मैं ये काम ये कर रहा हूँ, ये वाला एज जो है ये एज और ये एज ये आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ठीक है। ये का अलग कर दिए, ट्विस्टिंग को वापस करें और यूँ करके मिला दें, क्या चीज़ बन गई वापस वही चीज़, ठीक है। कोई मैंने नया कोई नए वो नहीं सो बाइजेक्शन भी है। ये जो प्रोसेस है ये भी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, आपने इसको वापस खोला है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, वापस भी आप इसको लेके जा सकते हैं। इसको दोबारा से खोलें, डबल ट्विस्ट करें, मतलब जब मोबियस बैंड में एक ट्विस्ट होता है तो वो एक डायरेक्शन अपोजिट होती है, Opposite दोबारा होती से होता है तो फिर वही वही आ डायरेक्शन। जाती है, ठीक है। तो फिर 3 वाला फिर नहीं होगा, अगर तीसरी दफ़ा करेंगे तो फिर वो मोबियस के होम्योमॉर्फिक, अगर 4 दफ़ा करेंगे तो फिर वो तो 2 4 6 8 ये जो इवन ट्विस्ट हैं दे आर ऑल वो सिलेंडर के होम्योमॉर्फिक हैं, और 1 3 5 7 ये सारे जो हैं ये मोबियस बैंड के हैं। ये सारे नॉन ओरिएंटेबल हैं, 2 4 6 वाले ओरिएंटेबल हैं। अच्छा, अब असल में अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं ना वो बढ़ना है हमें अलजब्राइक टोपोलॉजी की तरफ। अलजबरा भी इसमें असल में इन्वॉल्व हो रहा है। देखना चाह रहा था कि आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है? ग्रुप्स का पता है आपको? तुम्हें पता है ग्रुप क्या होता है? होता क्या है ग्रुप? एक सेट होता है, सेट की कौन सी प्रॉपर्टी? ये सेट की प्रॉपर्टीज नहीं है, ये सेट की प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, लेकिन वो सेट जो तुम बता रहे हो ना वो मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रॉपर्टीज 5 या 4 जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेट की प्रॉपर्टीज नहीं होती। ग्रुप तो फिर बाद में बनेगा ना, सेट के साथ आप एक चीज़ अटैच करते हैं, वो क्या चीज़ अटैच करते हैं? बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। एक बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? बाइनरी ऑपरेशन क्या चीज़ होती है? मैथमेटिकली क्या होता है? फंक्शन होता है, कहाँ से कहाँ? क्लोजर मतलब उसी सेट से उसी पर, मतलब उसी के कोई भी दो एलिमेंट्स को बाइनरी ऑपरेशन कह रहे हो आप? बाइनरी का दो मतलब सेट क्रॉस सेट सेट इज गोज टू सेट, सेट वो ये बाइनरी ऑपरेशन जो भी हो यहाँ पे आप उसको, वो बाइनरी ऑपरेशन हमेशा जो है बाइनरी का है ना, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स पर अप्लाई होता है और यू विल गेट अ सेट, ठीक है। तो एक तो हो गया सेट, लेट्स कॉल इट जी, और उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन जब मैंने कहा ये इस तरीके से आप सेट को पे ऑपरेशन अप्लाई करें और आपको एक सेट मिले, ये बाइनरी ऑपरेशन कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। पहली तो यही बात कि सेट से सेट पर ही आए, जिसको आप क्या कहते हैं क्लोजर। दूसरी बात क्या कि जब आप इस पर अप्लाई करें एक सेट जी पे और एक और सेट एच पर, और उसके बाद फिर हम एक और सेट पे अप्लाई करें लेट्स सपोज आई, या फिर आप पहले एच और आई पर अप्लाई करें। सेट पे करेंगे या एलिमेंट्स सेट के? हाँ यू आर राइट, सेट के एलिमेंट्स पर करते हैं, यू आर राइट। हाँ, क्योंकि ये तो फंक्शन में पावर सेट नहीं है, दिस इज सेट, सॉरी आई वाज थिंकिंग लाइक दिस। तो सेट एक का एक एलिमेंट लिया x और इसका एक और एलिमेंट लिया y, तो एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन ये x स्टार y, ये भी एलिमेंट सेट का होना चाहिए। सो अगर ये वो वेल डिफाइंड है तो वही सेट का एक एलिमेंट आएगा। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि इसमें ये प्रॉपर्टी हो कि जब आप एक और तीसरे नंबर को भी साथ मिलाओ, क्योंकि ये ये जब आपका ये आया आपके पास x स्टार y, इसके साथ आप z लें या फिर आप x को मिलाएं y z के साथ,
तो ये दोनों सेट सेम आए, दोनों एलिमेंट सेम आए, सॉरी दोनों एलिमेंट सेम आए, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव। तीसरी के हर एक ऐसा एलिमेंट मौजूद हो सेट में कि जब आप उसका ऑपरेशन है एक्स के साथ आइदर फ्रॉम लेफ़्ट और आइदर फ्रॉम राइट, तो आपके पास एक्स ही आ जाए। और चौथी बात ये कि हर एक्स के लिए फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, ये भी सेट से है ये भी सेट से है, कि एक्स को वाई से के साथ बाइनरी ऑपरेशन करें लेफ़्ट से या राइट से, तो यू विल गेट द आइडेंटिटी। ये चारों प्रॉपर्टीज़ अगर सेट सेटिस्फाई करता है तो सेट टुगेदर विद दिस ऑपरेशन वी कॉल दिस ग्रुप। इसमें ये भी होता है कि अगर दो प्रॉपर्टीज़ आ गई तो इतनी ग्रुपॉइड कहलाता है, फिर अगर तीन आ गई मतलब मुख्तलिफ अगर हों तो ये सारी चारों की पाँचवीं ये है, वो बहुत सिंपल है कि अगर आपके पास एक्स क्रॉस वाई और वाई क्रॉस एक्स हमेशा बराबर हो तमाम एक्स वाई एलिमेंट्स के लिए, तो फिर वो आपके पास ये कम्यूट कर रहे हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है, तो कम्यूटेटिव कहलाता है। ठीक है, इनका भी जो ताल्लुक है ना, ये ग्रुप्स जो पीछे पढ़ने की वजह है, इसमें दो तीन इसकी मोटिवेशंस हैं। तो सिमेट्री को भी डिस्कस करने के लिए है, और इसका ताल्लुक सॉल्यूशंस के साथ भी है, इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के साथ भी है। अब एक जो अब जो हम आगे जो हमारा मैं जो बताने जा रहा हूँ अलजेब्राइक टोपोलॉजी, उसमें ये है कि हम टोपोलॉजी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं टोपोलॉजी में इन्वेरिएंट्स को स्टडी कर रहे हैं। सो नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग, एक आपका मैथ्स की दुनिया या सिटी या जो भी कह लें वो टोपोलॉजी है, एक आपकी मैथ्स की दुनिया है अलजेब्रा की। ठीक है, अभी तक आपने टोपोलॉजिकल स्पेसेस में कहीं अलजेब्रा का नाम नहीं दिया, कोई अलजेब्राइक चीज़ नहीं आई है। ठीक है, बट अलजेब्राइक टोपोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप क्या करते हैं कि जो हमारा टोपोलॉजी का ही जो कंसर्न है कि हम जो क्लासिफिकेशन आप कह रहे हैं इन्वेरिएंट्स ढूंढ रहे हैं, वो मतलब आप क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, यहाँ पे ग्रुप्स हैं, तो इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस को ग्रुप्स असाइन कर रहे हैं। ठीक है, ख़ास तरीके से वो मैं तरीका बताता हूँ। इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस को ग्रुप्स असाइन कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो ग्रुप असाइनमेंट है ये टोपोलॉजिकल इन्वेरिएंट है। मतलब कि अगर लेट्स सपोज एक टोपोलॉजिकल स्पेस को एक ग्रुप असाइन किया, दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस को दूसरा ग्रुप असाइन को जो ग्रुप असाइन किया वो दोनों ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है। अब आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है ग्रुप्स में वो भी हम देख लेंगे। तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस भी दे विल नॉट बी होमोमॉर्फिक। ठीक है, अगर वो जो ग्रुप असाइन किया, लेट्स मैं उस ग्रुप को कह देता हूँ, मेरे पास दो स्पेसेस हैं x1 और x2, इसको जो ग्रुप असाइन किया लेट्स कॉल इट g ऑफ x1 और इसको कॉल कर देते हैं g ऑफ। देयर आर मैनी मेथड बाय द वे, और बहुत सारे आपके पास मेथड्स हैं ग्रुप्स असाइन करने के, वो पूरी क्लास है 0 1 2 and so on। सबसे छोटी क्लास को कहते हैं पाई 0, फिर पाई 1 पाई 2, जो ये मैंने g लिखा है ना, सो पाई 0 ऑफ x, पाई 1 ऑफ x, पाई 2 ऑफ x, ये ग्रुप्स हैं। यहाँ पे x जो है ये तीनों ग्रुप्स हैं और x जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, तो प्रॉपर्ट वो ये है, ये हर एक में इसी तरह ही है, ये एक और इन्वेरिएंट है, एक और इन्वेरिएंट है, एक और इन्वेरिएंट है, तो ये सारे अलजेब्राइक इन्वेरिएंट्स। लेट्स कॉल इट, मैं इसकी बात कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल इन द स्टार्ट, कि अगर पाई 1 x और पाई 1 y ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, यहाँ पर भी मैं बताता हूँ कि ग्रुप थ्योरी में आइसोमॉर्फिज्म होता क्या। अगर दो ग्रुप्स जो असाइन हुए हैं दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस को वो आइसोमॉर्फिक नहीं हैं, दिस इम्प्लाइज दैट दे आर नॉट होम्योमॉर्फिक।
ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये जो असाइनमेंट आपने की है टोपोलॉजिकल स्पेसेस को ग्रुप्स असाइन किए हैं, ये असाइनमेंट एक टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट है, ठीक है। कन्वर्स भी टू होगा, कन्वर्स भी टू डिफरेंट एक्स और वाई दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस थी, ठीक है। इसको जो आपने एक तरीका है, वो तरीका भी हम पढ़ेंगे कि वो असाइनमेंट कैसे। मैं अब अभी आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि ये है क्या, हम अलजेब्राइक टोपोलॉजी में कर क्या रहे हैं। असाइनमेंट्स कर रहे होते हैं टोपोलॉजिकल स्पेसेस की ग्रुप्स के साथ, और ग्रुप्स के साथ जो भी आपका तरीक़ेकार है करने का, क्योंकि वो जो भी तरीके, वो मैं भी तरीक़ेकार जनरल वे भी बताऊंगा। मैथमेटिक्स हमें ये भी बताता है कि जब आपने एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाना है तो किस तरीके से जाते हैं। ये एक पूरी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स को समझने के लिए, विच इज़ कॉल्ड द कैटेगरी थ्योरी, ठीक है। वो ये बात समझाती है कि मैथमेटिक्स में कैसे जनरल आप एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही नहीं चले जाते हैं। ये असाइनमेंट, तो ये जो मैं असाइनमेंट बता रहा हूँ, ये एक जनरल रूल्स हैं, उनके मुताबिक ये असाइनमेंट्स करनी चाहिए। तो और वो रूल्स वो भी मैं बताता भी हूँ। वो इस किस्म के होते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स पर ही देख रहे थे, और क्योंकि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है उनके रिलेशन, उनके फंक्शंस जो हैं, जो यहाँ पर कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म है, तो वो उन फंक्शंस को उधर के फंक्शंस पर ही मैप करते हैं, ठीक है। तो आपका जो सवाल था कि लेट्स सपोज, अभी हम असाइनमेंट समझेंगे कि कैसे वो हो रही है। जनरल मैं आपको बता ये रहा हूँ कि टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, कि ये जो असाइनमेंट है ये टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर आप दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस को ग्रुप्स असाइन करते हैं, कोई भी ग्रुप्स असाइन करते हैं, वो जो ग्रुप्स हैं आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो वो स्पेसेस भी होम्योमॉर्फिक नहीं है, ठीक है। समझ आ रही है? इनवेरिएंट में हमेशा ना की बात करते हैं, हाँ की बात नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, कि वो हैं तो फिर वो आइसोमॉर्फिक। दो स्पेसेस कॉम्पैक्ट हैं तो हम ये नहीं कह देते कि वो होम्योमॉर्फिक हैं, या दो स्पेसेस कनेक्टेड हैं तो हम ये नहीं कह देते कि वो होम्योमॉर्फिक है। टॉरस भी कॉम्पैक्ट है, स्फीयर भी कॉम्पैक्ट है, बट दे आर नॉट होम्योमॉर्फिक, ठीक है। बट लेट्स सपोज आपके पास ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि सिलेंडर की बाउंड्री के दो कनेक्टेड कंपोनेंट है, उसकी एक कनेक्टेड कंपोनेंट, सो दे आर नॉट होम्योमॉर्फिक, क्योंकि उनकी कनेक्टेडनेस में डिफरेंस, उनकी बाउंड्री की कनेक्टेडनेस में डिफरेंस। सो ना होने पे ना नॉट होम्योमॉर्फिज्म आता है, ठीक है। इसी को इनवेरिएंट्स कहते हैं, ठीक है। आपको बात समझ में? अच्छा, अब मैं आपको ज़रा ये बात बताऊँ कि जनरल रूल क्या होता है। एक इस सारी चीज़ को ना कैटेगरी थ्री के लैंग्वेज में फिर कैटेगरी कहते हैं, कि ये एक कैटेगरी है। कैटेगरी क्या है? उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें मॉर्फिज्म्स हैं। अच्छा, मॉर्फिज्म से मुराद ये जो उनके दरमियान रिलेशन, ठीक है। लेकिन इन रिलेशंस में भी ख़ास बात होनी चाहिए। गौर से सोचें, अभी चूँकि आप लोगों का थोड़ा आप लोगों ने चीज़ें कम पढ़ी हैं, जैसे ग्रुप्स कुछ लोगों ने पढ़े, कुछ ने पढ़े नहीं है, या वेक्टर स्पेसेस आपने पढ़ी हैं, बट देयर आर सो मैनी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स है। तो इन सब में एक बात कॉमन है, ऑब्जेक्ट और उनके दरमियान ये जो रिलेशनशिप्स, ये रिलेशनशिप्स कुछ बातें सेटिस्फाई करती हैं। पहली बात, ये रिलेशनशिप हमेशा कम्यूटेटिव होता है। ओ सॉरी, कम्यूटेटिव कह रहा हूँ, कंपोजिशन जब आप करते हैं दो रिलेशंस की, तो फिर भी एक रिलेशन ही आता है। मतलब आप, जैसे मैंने कहा था ना कि x से y फंक्शन कॉन्टीन्यूस और y से z कॉन्टीन्यूस हो, तो इनकी जो कंपोजिशन है वो भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। ये बात बताई थी, ठीक है। नहीं, ट्रांजिटिव नहीं, ये एक तरह से ट्रांजिटिव वाली चीज़ बात बन रही है। कंपोजिशनलिटी एक तरह से वो रिलेशन की ट्रांजिटिविटी की बात हो रही है, कि अगर x से y वो रिलेशन है, y से z है, तो आप एक उनको कंपोज करने चीज़, वो जो कंपोज करके बनाए वो भी वो रिलेशन हो, ठीक है। जैसे यहाँ से x से y कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, y से z कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, तो x से z कॉन्टीन्यूस। अच्छा, ग्रुप्स में क्या होता है? ग्रुप्स में अगर g से h होमोमॉर्फिज्म है और h से k पे होमोमॉर्फिज्म है, तो g से k उनकी कंपोजिशन होमोमॉर्फिज्म है। ऐसे ही ये बात पड़ी हुई है आपको। अच्छा, मैं क्विकली आपके लिए बता दूं, ग्रुप्स का तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आप इसकी देख लीजिए कि इसकी डिफरेंट बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे z अगर आप सेट लेते हैं, उसमें साथ एडिशन ले लें, बाइनरी ऑपरेशन, तो वो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ये ग्रुप है। रियल लाइन ले लें विद दिस
किसके साथ में? मल्टीप्लिकेशन में एडिशन के साथ भी हो सकता है, एडिशन में एडिशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रियल नंबर आइडेंटिटी एडिशन के साथ, नहीं होगी ना हाँ जो कह रहे आइडेंटिटी जेड के साथ आप जेड के साथ अगर आप ये वाला ऑपरेशन लेंगे मल्टीप्लिकेशन का, तो ये ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई होगी इनवर्स वाली। क्योंकि इसके जो इन्वर्स आप अगर फाइंड, जैसे 2 है, 2 के साथ कोई ऐसा इंटीजर नहीं मिलता कि 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाए, विच कैन बी 1, बल्कि 1 ही होती है, 1 से मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है लेकिन तो अभी नहीं भी पता तो कोई इशू नहीं है, बट इसको आप लोग देख लीजिएगा क्विकली। मैं आपको ना बताऊंगा, जो उसकी बुक है ना, टोपोलॉजी ऑफ सर्फेसेस की बुक है, शायद होगी आप लोग, उसके अपेंडिक्स में ग्रुप थ्योरी है शॉर्टली। इन बुक्स में पता नहीं इसमें है या नहीं। तो मैं बता ही रहा था कि यहाँ पे मॉर्फिज्म क्या होता है कि अगर जी से एच के दरमियान एक फंक्शन लेते हैं, लेट्स सपोज जी जो है उसमें बाइनरी ऑपरेशन ये स्टार है और एच में जो है वो हैश है, तो इसका जो प्रिजर्विंग स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग फंक्शन को कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। तो एफ इज़ होमोमॉर्फिज्म इफ़ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एफ यहाँ पे अगर दो एलिमेंट्स जैसे हैं एक्स स्टार और वाई, उन पर जब अप्लाई हो एक्स वाई ऑपरेशन के बाद, तो वो बराबर हो एफ ऑफ एक्स हैश एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो उसी तरह का बाइनरी ऑपरेशन उनके इमेजेस के दरमियान भी है। ठीक है, अगर आप इन दोनों के दरमियान ऑपरेशन लेके, बाइनरी ऑपरेशन से एक इमेज आ रहा है, उस पर जब एफ अप्लाई करें तो आप अलग अलग जब आप लें और उनके दरमियान, क्योंकि अभी अलग अलग लेने से जी से आप एच ग्रुप में आ गए, तो उनके दरमियान जब आप हैश अप्लाई करें तो वो वही आंसर है। तो इस तरह का अगर आपने मैपिंग ले ली, इस तरह की फंक्शन ले ली, तो इसको कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। तो ये ग्रुप स्ट्रक्चर यहाँ पर है, और अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी हो जाए तो फिर ये आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म होने का फिर मतलब ये होता है कि जी और एच जो है एज ए ग्रुप दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, ग्रुप स्ट्रक्चर इनका सेम है, ग्रुप जी का भी और एच। अच्छा, अब मैं आपको जनरल वे बता रहा था। अच्छा, पहले तो सबसे पहले मैं आपको कैटेगरी का बता रहा था कि कब कोई चीज़ कैटेगरी कहलाती है। मतलब टोपोलॉजिकल स्पेसेस की ये जो पूरी एक ब्रांच है मैथ्स की, ये कैटेगरी बन जाती है। उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। मॉर्फिज्म्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूस फंक्शंस हैं। मॉर्फिज्म्स में दो बातें होना बहुत ज़रूरी है। एक कंपोजिशन वाली बात कि उसकी कंपोजिशन उसमें हो, डिफाइन हो कंपोजिशन। डिफाइन होने का मतलब ये कि जब भी आप दो कॉन्टीन्यूस फंक्शंस की या दो मॉर्फिज्म्स की कंपोजिशन है तो आपके पास मॉर्फिज्म ही आए। और दूसरी बात, आइडेंटिटी मॉर्फिज्म भी होना चाहिए। मतलब अगर आइडेंटिटी मैप लें एक्स से एक्स टोपोलॉजिकल स्पेसेस में, तो उसको कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। ये हमने पढ़ा है कि ये कॉन्टीन्यूस होता है। एक्स से एक्स में टोपोलॉजी भी सेम है, क्योंकि अगर टोपोलॉजी चेंज करते हैं तो हमने देखा था कि जब आप लोअर लिमिट टोपोलॉजी यूजुअल टोपोलॉजी से लोअर लिमिट टोपोलॉजी में लें आइडेंटिटी फंक्शन, तो वो कॉन्टीन्यूस नहीं रहता। ठीक है, बट जो टोपोलॉजीज चेंज हो गई है, यहाँ पर टोपोलॉजी सेम के साथ जब आप लें तो वो फंक्शन जो है तो आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मॉर्फिज्म भी मौजूद होनी चाहिए। जब ये चीज़ होती है तो वो फिर ब्रांच या वो पूरी चीज़ है ना, वो कैटेगरी कहलाती है। अच्छा, अब एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जाने के लिए जो एक तरह से मैपिंग या फंक्शन यूज होता है उसको कहते हैं फंक्टर। कैपिटल एक्स से मैंने इसको लेट्स रिप्रेजेंट किया, फंक्टर इसको कहते हैं। ये फंक्टर करता क्या है? वो ये करता है कि लेट्स सपोज ये कैटेगरी है सी और ये कैटेगरी है डी। वो क्योंकि अब इस कैटेगरी में दो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके दरमियान रिलेशन। ये जो एरोज मैंने डाले हैं ना, ये रिलेशन है। इसी तरह यहाँ पे भी एरोज हैं। तो ये x1 को ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स पर मैप करेगा, एक पे भी कर सकता है, डिफरेंट पे भी कर सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और एरोज़ को एरोज़ पे फेंकेगा। अब जैसे ये x1 का f ऑफ x1 आ रहा है और x2 को f ऑफ x2 पे, तो ये x1 और x2 के दरमियान ये जो एरो है, इसको यहाँ पे लेट्स सपोज इसको कह देता हूँ मैं f, तो इसको इस एरो पे भेजेगा। ये वाला जो एरो होगा ये f ऑफ x। इस तरह से ये तो दो बातें बड़ी क्लियर बातें हैं कि ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स पे जाएंगे, मॉर्फिज्म्स मॉर्फिज्म्स पे जाएंगे। इस तरह से कि जब लेट्स सपोज इधर एक और x1 x2 x3, क्योंकि इधर इम्पॉर्टेंट चीज़ कैटेगरी में है कंपोजिशन और आइडेंटिटी, वो भी प्रिजर्व रहनी चाहिए।
कि जब आप x1 x2 x3 यहाँ पे एक और आएगा लेट्स गो g, इसी तरह यहाँ पर आपके पास एक f of x3 आएगा और इसी तरह यहाँ पर f of g होगा, तो इनकी जो कंपोजिशन है वो है f कंपोजिशन f g, ठीक है। ये कंपोजिशन और यहाँ पे जो कंपोजिशन है, हाँ, इसको इस पे मैप करें। इन अदर वर्ड्स अगर इस पे करेगा तो इसका इमेज f का g कंपोज f का इमेज जो हो वो f of g कंपोज है। और दूसरी बात जो भी मैंने कहा था कि x1 से x1 आइडेंटिटी मैप है, तो fx1 से fx1 भी एक आइडेंटिटी मैप होगा। ये x1 का आइडेंटिटी मैप, ये fx1 का, तो ये आइडेंटिटी मैप इसी मैप पे जा इस मॉर्फिज्म पे मैप हो रहा है। मतलब ये कि f ऑफ आइडेंटिटी x1 जो है वो आइडेंटिटी ऑफ x1। तो अगर ये बातें पूरी हो रही होती हैं तो फिर ये वाली जो है एक वैलिड, मतलब आप एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में चले। तो ये जो मैंने असाइनमेंट आपको बताई है फंडामेंटल वाली, अभी हमने इसको डिटेल में देखना है क्या है। सॉरी, फंडामेंटल इसका नाम है। मतलब ये जो ग्रुप असाइनमेंट है इसमें यही हो रहा है कि ग्रुप लॉजिकल स्पेसेस को आप ग्रुप्स पे भेज रहे हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को होमोमॉर्फिज्म्स पे भेज रहे हैं, ठीक है। बट ये सारे करने में ये ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पे अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में आइसोमॉर्फिक हैं तो वो उनके इमेजेस भी यहाँ पर आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट उलट हो जाता है कि यहाँ पर अगर दो डिफरेंट हैं तो वहाँ पे वो डिफरेंट होगा, ठीक है। इस असाइनमेंट से ये ज़रूर हो जाता है कि अगर दो यहाँ पे डिफरेंट हैं तो उनके पीछे वो जो जिनको आपने वो दो ऑब्जेक्ट असाइन किए हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। इसलिए ये जो पूरी असाइनमेंट है सो इनवेरिएंट आपको दे देती है किसी भी ब्रांच में, क्योंकि ये तो आपको जनरल मेथड मिल गया कि आप क्या करें, इनवेरिएंट इस तरीके से हासिल कर लें, दूसरे एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएं, दूसरी कैटेगरी में चले जाएं। तो टोपोलॉजी से आप ग्रुप्स की कैटेगरी में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं। अब ये जो असाइनमेंट है कुछ, अब ये असाइनमेंट भी एक टोपोलॉजी के अंदर एक मानी रखती है कि सर्कल का ग्रुप क्या होगा, सर्कल को कौन सा ग्रुप असाइन हो रहा है, टोरस को कौन सा ग्रुप असाइन हो रहा है, प्लाने को कौन सा ग्रुप असाइन हो रहा है। तो ये असाइनमेंट भी इसका पूरे टूल्स हैं किस तरीके से निकालते हैं। सो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे पढ़ते हैं असाइनमेंट, उसको कहते हैं फंडामेंटल ग्रुप, ठीक है। सर ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में इसी तरह का काम होता है। हाँ, जनरली जहाँ पे भी आप इधर उधर घूम रहे हैं ना, तो वहाँ पे आप ये कैटेगरी वाला ये जो मैंने आपको काम बताया ना, ये काम अगर आप एक फील्ड से दूसरी में, रिप्रेजेंटेशन में भी आप किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना बाय वेक्टर स्पेस, तो बाय मैट्रिक्स या वेक्टर स्पेस, तो वो आप यही काम सर ये टोपोलॉजी से आप कह रहे हैं ग्रुप या अलजेब्रा में कन्वर्ट करें, ये रिलेशनशिप बनाने के लिए आप कह रहे हैं कि यूज़ होता है या इसके लिए इनवेरिएंट है मतलब हम ये बता देंगे कि फंडामेंटल ग्रुप सेम, अगर ग्रुप सेम नहीं है ना उन दोनों के फंडामेंटल ग्रुप बता देंगे, दैट मींस दे आर नॉट होमोमॉर्फिक। क्लासिफिकेशन जो कर रहे होते हैं उस हिसाब से। हाँ, पीछे तो वही चल रही है ना, क्योंकि आपने ये देखा हम इनवेरिएंट स्टडी करें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा ये है और हम इनवेरिएंट स्टडी करें, हमने बहुत। अब ये भी एक इनवेरिएंट का तरीका जनरल मैथमेटिक्स में है, तो ये भी फिर यूज़ किया। ये जो आप फंक्टर का बता रहे हैं, फंक्टर मतलब उसी तरीके का होगा कि वहाँ से जो दो हैं होम्योमॉर्फिक हैं, फिर वो उनको जहाँ पर असाइन करेगा तो वो भी आपस में ही होंगे, नहीं या कहीं पर भी कर देगा? नहीं नहीं, वो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर फंक्टर लेट्स सपोज हो गया जी, और जिस कैटेगरी से फंक्टर जिस कैटेगरी से स्टार्ट हो रहा है जी, फंक्टर, मतलब जो उसकी डोमेन है कैटेगरी, उसमें अगर दो ऑब्जेक्ट्स आइसोमॉर्फिक हैं तो उनके इमेजेस वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि वो आइसोमॉर्फिक, बट ये ज़रूरी है कि इधर के जो कि को डोमेन है फंक्टर की, यहाँ पे दो डिफरेंट नॉट आइसोमॉर्फिक ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके पीछे जब आप वो जिनको वो असाइन हुए होंगे वो भी आपस में वो उधर आइसोमॉर्फिक नहीं, ठीक है। तो जनरल वर्ड इज आइसोमॉर्फिक का यूज़ होता है तमाम करेंगे। तो फिर ये जो आपने बताया था पीछे, ये जो आप बता रहे हैं कंपोजिशन भी यहाँ पर रिजर्व है, तो ये फंक्टर करेगा या हमें करना होगा? फंक्टर अगर फंक्टर
हम देखें वैसे तो जैसे लॉजिकल स्पेसेस में आप कोई भी फंक्शंस ले सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि कॉन्टीन्यूस हो, बट द इम्पॉर्टेंट वंस आर कॉन्टीन्यूस बिकॉज दे आर प्रिजर्विंग समथिंग और वो सारी बातें वो करते हैं। तो यहाँ पे भी आप मुख्तलिफ तरीके से मतलब मैं इस ऑब्जेक्ट को x2 को कोई इधर एरो भी असाइन कर सकता हूँ, कुछ भी असाइनमेंट कर सकता हूँ, बट ये असाइनमेंट मेरे लिए मानी नहीं रखती मैथमेटिकली। मानी वो रखेगी जो जो कैटेगरी का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को प्रिजर्व रखे, ग्रुप्स के स्ट्रक्चर को ग्रुप्स हम वो वाले हम वैसे हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे वो चाहिए वो मैथमेटिकली इंपॉर्टेंट है जो ग्रुप्स के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व रखते हैं, ऑपरेशन को प्रिजर्व रखते हैं। ज़्यादा धूप तो नहीं लग रही है? मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस को ग्रुप पे हो गया था, यहाँ पर जो है मॉर्फिज्म ग्रुप को ग्रुप पर, मॉर्फिज्म को मॉर्फिज्म पर, इस तरीके से ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पर, मॉर्फिज्म को मॉर्फिज्म। ठीक है। अच्छा, फिर उनमें भी वो होगा ताल्लुक होना चाहिए। हाँ, उनमें ये जो मैंने बात बताई ना कि यहाँ पे जो कंपोजिशन हो रही है वो कंपोजिशन को कंपोजिशन एक इस तरह से ये है कि वो ऑब्जेक्ट पे मॉर्फिज्म को मॉर्फिज्म के दरमियान जो कंपोजिशंस हैं उनको उधर कंपोजिशंस पर ही फेंक रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटीज है तो आइडेंटिटी को उधर आइडेंटिटीज पर ही मैप कर रहा है। तो ये बड़ा नाइस सा फंक्शन है, तो उसको फंक्टर कहते हैं, फंक्टर फॉर द कैटेगरीज के दरमियान। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी है, ये भी एक कैटेगरी है। तो कैटेगरी बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें मॉर्फिज्म्स होते हैं बिटवीन द कुछ बुक्स में मॉर्फिज्म का वर्ड यूज़ किया, कुछ बुक्स में एरोज का भी वर्ड यूज़ किया, क्योंकि मॉर्फिज्म से जहन में कुछ लोगों को ये भी आता है कि वो फंक्शंस हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फंक्शंस हों। जैसे एक ग्राफ है, तो ग्राफ भी एक तरह से एक कैटेगरी है जिसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वर्टिसेस हैं और मॉर्फिज्म्स आर द एजेस। तो अच्छा, ये तो लेकिन कोई और भी चीज़ हो सकती है, बस आपने किसी एक तरीके से ताल्लुक बनाना है, रिलेशन बनाना है, वो बेशक आप फंक्शन से बनाएं, वो किसी एज के थ्रू बनाएं, या बस आप किसी भी तरीके से कह दें कि जी ये रिलेशन है जी ये। इसीलिए ये जो कैटेगरी थ्योरी है बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा अप्लाइड उसमें भी बहुत यूज़ हो रही है। तो उसमें फिर ये होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट्स कर लें और हमारे दरमियान कहने के जी रिलेशंस डिफरेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट टीचर का बना लें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट टीचर का बनाएंगे तो मेरा और तुम्हारा, मेरा और इसका, और इस तरह ये सारे एरोज़ होंगे, बट आप दोनों के दरमियान कोई एरो नहीं होगा, तो और एक से ज़्यादा एरोज़ भी हो सकते हैं। अगर मॉर्फिज्म्स ज़रूरी नहीं है, जैसे जब हम फंक्शंस लेते हैं तो फंक्शंस तो दो टोपोलॉजिकल स्पेस के दरमियान मैनी कॉन्टीन्यूस फंक्शंस होते हैं, तो इनकी अपनी भी बड़ी, इनको खुद भी स्टडी किया जाता है एज ए सेट की ये x1 टोपोलॉजिकल स्पेस है, x2 टोपोलॉजिकल स्पेस के दौरान जितने भी फंक्शंस हैं उसका सेट देखें, उस सेट को भी स्टडी किया जाता है, वो भी बड़ी इंफॉर्मेशन उसके अंदर छुपी होती है। बल्कि कैटेगरी थ्योरी तो कहता ही है, कैटेगरी थ्योरी की जो जिस्ट है ना वो ये है कि जनरली हम स्टडी कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को गौर से देख रहे होते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या है, वो कॉम्पैक्ट है, कनेक्टेड है। ये मैं टोपोलॉजी की लैंग्वेज में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन इन जनरल किसी भी ब्रांच में आप उस ऑब्जेक्ट को असल में खोज रहे होते हैं कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। कैटेगरी थ्योरी ये कहता है कि उसकी बजाय आप उसके रिलेशंस को देखें। इसमें एक थ्योरम है, वो ये कहता है कि अगर x1 से निकलने वाले जितने भी रिलेशंस हैं बाकियों के साथ जो रिलेशंस हैं, लेट्स सपोज इधर एक सेट है z, इसके साथ जितने भी रिलेशंस हैं, इसके फिर एक और है उसके साथ उसके जितने भी रिलेशंस हैं उसके साथ रिलेशन, इसी तरह x2 के जितने भी रिलेशन z के साथ हैं बाकी के साथ हैं, अगर ये दो सेट्स बाइजेक्टिव हैं तो एक्चुअली x1 और x2 उस कैटेगरी के अंदर आइसोमॉर्फिक निकलने वाले या उसकी तरफ आने वाले, अगर एक ऑब्जेक्ट से निकलने वाले बाकियों सब के साथ और इसी तरह दूसरे के भी बाकी सब के साथ जो रिलेशंस का सेट्स बन रहे हैं वो बाइजेक्टिव हैं, तो वो दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, वो सेम है। तो वो ये कहते हैं कि आप उसको पढ़ने के बजाय, ऑब्जेक्ट को देखने के बजाय उनके रिलेशंस को स्टडी करें, रिलेशंस को देखें। अगर आप रिलेशंस देख लेते हैं कि दे हैव द सेम रिलेशंस विद अदर, दिस मीन्स दे आर। अच्छा, इसका एक और ये जनरली भी जब हम वैसे भी हम अपनी माशरे में भी चीज़ों को देखें तो हम अमूमन लोगों को उनके रिलेशंस के साथ जानते हैं। ठीक है, ये अच्छा, एक चीज़ और पूछते हैं, मतलब जैसे यहाँ से आपने कोई टोपोलॉजिकल स्पेस उठाई और वो जो है शायद कॉम्पैक्ट हो या इस तरीके का कुछ उसके अंदर हो, तो वो जो वहाँ जाएगा तो उस चीज़ का वो जो कॉम्पैक्ट होने का वहाँ पर कोई असर पड़ेगा क्या? मतलब जैसे यहाँ तो आपने जैसे बताया कि कोई कैटेगरी है उसके अंदर कॉम्पैक्ट वगैरह इस तरीके की कुछ टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं जिनके दरमियान ताल्लुक है। ये तुम्हारा वैसे बड़ा अच्छा सवाल है।
असाइनमेंट देख करते हुए देखे थे। हाँ, क्योंकि हम वहाँ पे ये नहीं इस जो मुझे समझ में आई ना, ये कह रहे हैं कि मे बी कॉम्पैक्ट स्पेसेस को जो ग्रुप्स असाइन हो वो कुछ खास किस्म के हों और उनको कुछ खास किस्म के हों। ये होता है कुछ केसेस में ना, जैसे कनेक्टेड के केस में शायद, और इस तरह की चीज़ों में है कुछ ना कुछ, बट हो सकता है कि हाँ मैं भी आपको बताता हूँ ना ये ग्रुप्स बनते कैसे हैं। तो ग्रुप्स बनाना भी तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कि आप कैसे वो ग्रुप्स असाइन कर रहे हैं। तो उसी को अब हम आगे पढ़ने जाएंगे। उसमें जो उसमें जो चीज़ यूज़ होती है ना वो होती है होमोटोपी। होमोटोपी जो है वो बेसिकली उसमें यूज़ होती है। मैं क्विकली आपको ये इस तो हमें असल में स्टार्ट होमोटोपी ऑफ पाथ से करना है, मगर ये वाला चैप्टर का थोड़ा सा बता दूँ इसमें क्या हमने लिखा है। वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम इन टोपोलॉजी इज टू डिटरमिन whether two given topological spaces are homomorphic or not. There is no method for solving this problem in general, but techniques do exist that apply in particular cases. Showing that two spaces are homomorphic is a matter of constructing a continuous mapping from one to the other having a continuous inverse, and constructing continuous functions is a problem that we have developed techniques to handle. Showing that two spaces are not homomorphic is a different matter. For that, one must show that a continuous function with continuous inverse does not exist. If one can find some topological property that holds for one space but not for the other, then the problem is solved. The spaces cannot be homomorphic. The closed interval 0, 1 cannot be homomorphic to the open interval, for instance, because the first space is compact and the second one is not. Okay? And the real line cannot be homomorphic to the long line. अच्छा, ये लॉन्ग लाइन मैंने एक एग्जांपल पीछे दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसको फिर छोड़ देता हूँ। इसी तरह नॉर कैन द रियल लाइन भी होम्योमॉर्फिक टू द प्लेन R2। अच्छा, क्यों रियल लाइन और प्लेन क्यों होम्योमॉर्फिक नहीं है? पॉइंट निकालेंगे डिस्कनेक्टेड हो जाएगा ये आर, और वो डिस्कनेक्टेड नहीं होगा बिल्कुल। R2 में से अगर आप एक पॉइंट निकालते हैं तो वो कनेक्टेड ही रहता है, और R से एक पॉइंट निकालते हैं तो वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है। But the topological properties we have studied up to now do not carry us very far away in solving the problem. For instance, how does one show that the plane is not homomorphic to the three-dimensional space? प्लेन में तो आप एक पॉइंट निकालें, स्पेस से भी एक पॉइंट निकालें तो फिर भी वो होम्योमॉर्फिक, तो मतलब आप ये नहीं कह सकते क्योंकि दोनों कनेक्टेड रहते हैं। As one goes down the list of topological properties, compactness, connectedness, local connectedness, अच्छा इसमें बहुत सारी और है जो हमने नहीं पढ़ी। लोकल कनेक्टेडनेस, लोकल कॉम्पैक्टनेस, हर प्रॉपर्टी की एक लोकल प्रॉपर्टी भी होती है जो कि असल में लोकली होल्ड करती है। लोकल मींस किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन के ग्लोबल नहीं, पोर्शन पे नहीं, लोकली का मतलब ये होता है कि वो लोकली होल्ड कर रही है हर जगह पे। ये नहीं कि एक जगह पे कर रही है एक जगह पे नहीं कर रही, लोकली हर जगह पे कर रही है लेकिन ग्लोबली नहीं कर रही। जैसे हम लोकली होम्योमॉर्फिक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सम स्पेसेस आर लोकली कॉम्पैक्ट बट ओवरऑल नॉट कॉम्पैक्ट। उसकी मिसाल है रियल लाइन। रियल लाइन इज लोकली कॉम्पैक्ट। कि आप अच्छा, लोकली का मैं पहले जनरल बता दूं कि लोकली कोई भी प्रॉपर्टी को लोकल प्रॉपर्टी तब कहते हैं जब वो प्रॉपर्टी हर पॉइंट, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लें, उसकी आप नेबरहुड लें, उस नेबरहुड के अंदर आपको एक उस प्रॉपर्टी का सेट मिले, या वो प्रॉपर्टी वो